तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मनी सप्लाई के न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स के बारे में, या मनी सप्लाई के न्यू मेजर्स के बारे में। अगर आपने इससे मेरी पहली वाली वीडियो देखी हो तो वहाँ पर मैंने मनी सप्लाई के M1, M2, M3 और M4 मेजर्स को पढ़ाया था। बेटा अब वो वाले हो चुके हैं पुराने, उनको बोलते हैं ओल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स। वो पुराने हो चुके, वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड बन चुके हैं। अब बेटा नई गर्लफ्रेंड लेके आ चुके हैं अपन लोग, और नई गर्लफ्रेंड के हम लोग अंदर पढ़ेंगे न्यू मेजर्स के बारे में, जिसको बोला गया NM0, NM1, NM2, NM3। ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। ये होता क्या है, सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो, सब बता रहा हूँ, वेट करो जरा, मेरी बात को सुनो। 1961 में RBI की सबसे पहली फर्स्ट वर्किंग ग्रुप बना था, जहां पे मॉनेटरी एग्रीगेट्स के बारे में बात हुई थी। उसके बाद 1977 में RBI का सेकंड वर्किंग ग्रुप बना, जहां पे M1, M2, M3 और M4 को लाया गया। लेकिन अब 1998 में एक बार दोबारा RBI की एक वर्किंग ग्रुप कमेटी बैठी, और वहां पे मनी सप्लाई के नए मेजर्स के ऊपर चर्चा हुई। ये थर्ड कमेटी, ये थर्ड वर्किंग ग्रुप 1998 में बैठा, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर YV रेड्डी। तो YV रेड्डी के नेतृत्व में RBI ने मनी सप्लाई के न्यू मेजर्स को दिया, जिनका नाम पड़ा NM0, NM1, NM2 और NM3। ठीक है, अगर बात करूं, मैंने बोला N और M, तो N और M का मतलब क्या है? N का मतलब है न्यू, और M का मतलब वही मनी सप्लाई या मनी एग्रीगेट्स। तो अगर मैंने बोला मान लो NM1, तो NM1 का मतलब है न्यू मनी सप्लाई 1, NM2 न्यू मनी सप्लाई 2। तो अब न्यू वाले लेके आए और ओल्ड वाले भूल गए। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ओल्ड वाले में और नए वाले में अंतर क्या था? तो अंतर ये था, जो ओल्ड वाले थे, ओल्ड वाले में पोस्ट ऑफिस का पैसा जमा होता था। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास आप एक बार चेक कर लो, M2 के अंदर पोस्ट ऑफिस वाला पैसा शामिल है, M4 के अंदर भी पोस्ट ऑफिस वाला पैसा शामिल है। अब न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स में बोला गया कि क्योंकि पोस्ट ऑफिस बैंक नहीं होते, तो हम पोस्ट ऑफिस वाले पैसे को मॉनेटरी एग्रीगेट्स में मनी सप्लाई के मेजर के अंदर शामिल नहीं करेंगे। तो पोस्ट ऑफिस वाले पैसे को अलग किया गया, डिफरेंस नंबर 1। डिफरेंस नंबर 2 ये बोला, रेसिडेंशियल क्राइटेरिया। पहले क्या था? पहले ये था, अगर बाहर के व्यक्ति का पैसा भी इंडिया में जमा है, NRI, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। NRI वो लोग होते हैं जो पहले इंडिया में ही रहते थे, अब इंडिया के बाहर रह रहे हैं, लेकिन वो अभी भी अपना पैसा मान लो इंडिया में जमा करवाते हैं। तो पहले क्या था, जो NRI वाले लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उनका पैसा इंडिया में जमा होता है, हम उसको भी शामिल करते थे। लेकिन अब न्यू मनी सप्लाई के अंदर इसको अलग किया गया, रेसिडेंशियल क्राइटेरिया लाया गया, जिसके अंदर जो NRI वाले लोग हैं उनका पैसा अब इंडिया के मनी सप्लाई के अंदर शामिल नहीं करेंगे। उनका पैसा भले ही इंडिया के बैंकों में जमा है, बट उसके पैसों को मनी सप्लाई के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। और तीसरा डिफरेंस हम ये बोल सकते हैं कि जो M1, M2, M3 और M4 था, उसमें वही आपके मॉनेटरी एग्रीगेट्स भी थे कि M1 में इतना मनी, M2 में इतना मनी, M3 में इतना, M4 में इतना। वही आपके मॉनेटरी एग्रीगेट्स भी थे, और बच्चों वही आपके लिक्विडिटी एग्रीगेट्स भी थे। मतलब उनको हमने लिक्विड के आधार पर भी बांटा था, और उन्हीं को हमने मनी के आधार पर भी बांटा था कि M1 में इतना मनी, M2 में इतना मनी, M3 में इतना, M4 में इतना। और उसी को हमने क्या बोला, M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड, M2 उससे कम लिक्विड, M3 उससे कम, और M4 सबसे कम लिक्विड। लेकिन यहाँ पे अलग कर दिया, यहाँ पे मॉनेटरी एग्रीगेट्स को अलग रखा गया, पैसे वालों को अलग। केवल मनी की बात हो तो NM0, NM1, NM2, NM3। और अगर लिक्विडिटी की बात करनी हो, ज़्यादा लिक्विड कौन है, तो लिक्विडिटी के लिए अलग से एग्रीगेट्स लेकर आए, जिनको बोला L1, L2, L3। तो मॉनेटरी एग्रीगेट्स को अलग पढ़ना है और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स को अलग पढ़ना है। 1998 में इसको लाया गया और बोला गया कि आगे आने वाले फिस्कल ईयर में, आगे आने वाले वित्त वर्ष में, जो कि 1998 के बाद कौन सा आएगा बताओ? 1998 के बाद आएगा 1999 और 2000। ठीक है, 1998 के बाद अगला फाइनेंशियल ईयर कौन सा आएगा? 1999 से 2000। तो बोला गया कि इस वाले फिस्कल ईयर से न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स को अप्लाई किया जाएगा। इस वाले फिस्कल ईयर से न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स को अप्लाई किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पुराने वाले एकदम खत्म ही कर दिए।
कुछ समय के लिए पुराने वाले एग्रीगेट्स को भी चालू रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? ताकि नए वाले और पुराने वाले दोनों में कंपेयर किया जा सके कि दोनों में से अच्छा कौन है, दोनों में से बेहतर कौन है। इतनी बात समझ में आ गई? तो न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स को मेरे बच्चों लाया गया। ठीक है, जितना मैंने बोला एक बार मैं आपको उतने की रीडिंग करवाना चाहूंगा। तो क्या बोलता है, आरबीआई की थर्ड वर्किंग ग्रुप मनी सप्लाई को मापने के लिए इंडिया में 1998 में बनाई गई। इस वर्किंग ग्रुप ने रिकमेंड किया नए मॉनेटरी एग्रीगेट को कि अब मनी सप्लाई के न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट लेकर आएंगे और उसको हम अप्लाई कब से करेंगे? हम उसको आने वाले फिस्कल ईयर में अप्लाई करेंगे। मतलब 1999 और 2000 के ईयर में हम उसको अप्लाई करेंगे और उसको कंटिन्यू रखेंगे। हाउएवर, लेकिन जो ओल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट थे, मतलब M1, M2, M3, M4, उसको भी कंटिन्यू रखने की जरूरत है। कब के लिए? केवल कुछ समय के लिए। क्यों? ताकि हम जो है दोनों को आपस में कंपेयर कर सके कि नए वाले अच्छे हैं या पुराने वाले अच्छे हैं। अगर देखा जाए तो न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट में 2 से 3 बेसिक चेंज आए। सबसे पहला कि पोस्ट ऑफिस वाला पैसा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस बैंकिंग सेक्टर का पार्ट नहीं है, तो अब पोस्ट ऑफिस वाले पैसे को, पोस्टल डिपॉजिट को मनी ट्रीट नहीं किया जाएगा, जो कि हमारे M2 और M4 में ट्रीट करते थे। अगर आपको याद हो तो देखो, M2 के अंदर भी क्या आता है? पोस्टल ऑफिस वाला पैसा, और M4 के अंदर भी क्या आता है? पोस्ट ऑफिस वाला पैसा। तो पहले M2 और M4 में पोस्ट ऑफिस वाले पैसों को शामिल करते थे, लेकिन नए मॉनेटरी एग्रीगेट में पोस्ट ऑफिस वाले पैसों को शामिल नहीं किया गया। दूसरा बोला गया कि नई सीरीज मतलब क्या? नए मॉनेटरी एग्रीगेट में अब मॉनेटरी एग्रीगेट आपके अलग है और लिक्विडिटी एग्रीगेट आपके अलग है। मॉनेटरी वाले आपके ये रहे NM0, NM1, NM2, NM3, और लिक्विड वाले अलग से पढ़ेंगे L1, L2, L3। पहले हम इनको एक साथ पढ़ते थे, M1, M2, M3, M4 में एक साथ पढ़ते थे, अब इनको अलग अलग पढ़ा जाएगा। और एक डिफरेंस आपको मैंने अलग से बोला, रेसिडेंशियल क्राइटेरिया वाला, कि पहले जो है बाहर के NRI का जो पैसा इंडिया में जमा होता था, हम उसको भी मनी सप्लाई का पार्ट मानते थे, लेकिन अब बाहर के NRI का पैसा जो इंडिया में जमा है, हम उसको मनी सप्लाई का पार्ट नहीं मानेंगे, मनी सप्लाई से उसको एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हम पहले पढ़ेंगे अपने मॉनेटरी एग्रीगेट्स के बारे में, NM0, NM1, NM2 और NM3 के बारे में बच्चों पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है वीकली कंपाइलेशन। वीकली कंपाइलेशन का मतलब है एवरी वीक, हर हफ्ते। आरबीआई ने बोला कि NM0 को हम हर हफ्ते बताएंगे, हम एवरी वीक बताएंगे कि देश में इस समय NM0 कितना है। NM0 की रिपोर्ट आरबीआई हर हफ्ते अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करता है। इसको बोला गया वीकली कंपाइलेशन, की वीकली हर हफ्ते NM0 की रिपोर्ट दी जाएगी। NM0 का बच्चों मतलब क्या होता है? इसको आप मॉनेटरी बेस बोल दो या इसको आप हाई पावर्ड मनी बोल दो, कि आप ऑलरेडी जानते हो हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस क्या होता है। अब अगर NM0 को कैलकुलेट करना हो तो उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला करेंसी इन सर्कुलेशन, कि जनता के पास, पब्लिक के पास कितना पैसा है, एक तो वो आएगा। दूसरा बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। अब आपको पता है जो हमारे बैंक है, SBI बैंक, HDFC बैंक, PNB बैंक, ये सारा पैसा, ये बैंक जो छोटे मोटे बैंक है, ये अपना पैसा भी आरबीआई के पास जमा करवाते हैं। तो बैंकों का जो पैसा आरबीआई के पास जमा है वो भी शामिल होगा, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, और आरबीआई के पास कुछ और पैसा भी आता है वो भी शामिल होगा। और इस वाले को तो आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई में आपका क्या क्या आता है, इसको लास्ट क्लास हम लोग पढ़कर गए थे। ठीक है, तो आप अगर इन तीनों को जोड़ दोगे, अपनी जनता के पास जो पैसा है वो, बैंकों का जो पैसा आरबीआई के पास है वो, और आरबीआई के पास जो बाकी और का पैसा है वो, अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? NM0, या फिर इसको बोलेंगे मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी, और इसको वीकली प्रिपेयर किया जाता है। फिर आया फोर्टनाइटली कंपाइलेशन। फोर्टनाइटली कंपाइलेशन का मतलब होता है 15 डेज। इसमें आरबीआई ने बोला कि NM1, NM2, NM3 इन तीनों की रिपोर्ट हर 15 दिन बाद आरबीआई की वेबसाइट पर डाली जाएगी। इट मींस हर 15 डेज बाद NM1, NM2, NM3 देश में कितना है, आरबीआई अपनी वेबसाइट पर बताएगा। इसको क्या बोला गया? फोर्टनाइटली कंपाइलेशन। जिसमें NM1 की बात करें तो NM1
आपका सेम M1 जैसा है, जो आपने पहले M1 पढ़ा है पुराना वाला और NM1 वो दोनों सेम है। यहाँ पे N का मतलब क्या है, N का मतलब है न्यू, तो न्यू M1 ये न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट 1, NM2 न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट 2, NM3 न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट 3। तो NM1 में क्या आता है, NM1 में आता है करेंसी विद पब्लिक, कि जनता के पास कितना पैसा है, वो तो उसके अंदर भी था। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, बैंकों के पास अपनी डिमांड डिपॉजिट कितनी है, हमने पढ़ रखा है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, वो पैसा जो बैंकों में जमा है और जब चाहे तब निकाल लो। और तीसरा आपका होता है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, जो कि आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया था। तो आपका NM1 और M1 तो सेम है, तो जस्ट पहले वाला ही है, लेकिन देखो NM2 के अंदर चेंज है। NM2 के अंदर आपका क्या है, चेंज है। यहाँ पे आपका NM1 तो सेम आ जाएगा, जो ऊपर 1 2 3 लास्ट क्लास में पढ़े थे, ये तीनों तो आपके सेम, NM1 तो आपका सेम आ जाएगा। लेकिन अब कुछ कुछ बातें यहाँ पे न्यू हैं जिनको मैं डिटेल में पढ़ाना चाहूँगा। जैसे कि NM1 तो आएगा ही आएगा, ये ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे लिखा है टाइम लायबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट विद बैंक। अब इसका मतलब क्या है, ये तो बहुत भारी वर्ड है, इसका तो मतलब ही नहीं पल्ले पड़ रहा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जरा समझो। देखो जरा एक बार दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है, टाइम लायबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट विद बैंक। बेटा बैंकों के अंदर हमारी सेविंग डिपॉजिट, वो पैसा जो हमारा सेविंग अकाउंट के अंदर पड़ा है, और उसका कौन सा पोर्शन, उस पैसे का टाइम लायबिलिटी वाला पोर्शन। अब इसका मतलब क्या है समझो। बेटा सेविंग अकाउंट के अंदर जो हमारा पैसा पड़ा है, अबे चल जाता हूं मेरे बेटा, सेविंग अकाउंट के अंदर जो हमारा पैसा पड़ा हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि आपके सेविंग अकाउंट के अंदर जो आपका पैसा पड़ा है आपको उस सब पे इंटरेस्ट मिलता है? गलत। सेविंग अकाउंट के अंदर जो हमारा पैसा पड़ा है हमको उस सब पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसा पड़ा है उसकी दो कैटेगरी होती है, एक होती है टाइम लायबिलिटी या फिर टाइम डिपॉजिट, और एक होता है डिमांड डिपॉजिट। अब जरा मेरी बात को सुनो, मान लो मैंने अपने सेविंग अकाउंट के अंदर 1,00,000 रुपए जमा करवाए। कितने जमा कराए? सेविंग अकाउंट के अंदर मैंने अपने 1,00,000 रुपए जमा कराए। अब आपको क्या लग रहा है, जो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरे 1,00,000 पर मिलेगा? गलत। नहीं, अब 1,00,000 जमा कराए, अब इसमें से मैं कभी कुछ पैसा निकाल रहा हूँ, मान लो उसमें से मैंने 20,000 रुपये निकाल लिए, फिर 30,000 रुपये डाल लिए, फिर 30,000 रुपये निकाल लिए, फिर 40 डाल दिए, फिर भी मतलब मैं इस 1,00,000, भाई सेविंग अकाउंट है, जब चाहे तब पैसा निकालो, जब चाहे तब पैसा डालो, तो उसमें मैं पैसा निकाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ। तो मैंने तो मेरे बैंक ने ऑब्जर्व किया कि 1,00,000 में से ये बार बार पैसा निकाल रहा है, बार बार पैसा डाल रहा है, बार बार पैसा निकाल रहा है, बार बार पैसा डाल रहा है। अब बैंक इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा, और ऐसे अमाउंट पे इंटरेस्ट भी नहीं मिलता कि आपने पैसा डाला निकाला डाला निकाला। सेविंग अकाउंट में बैंकों ने ऑब्जर्व किया कि 1,00,000 में से 50,000 रुपये ऐसे है जिसको आप छेड़ते ही नहीं हो, मतलब आपके अकाउंट में 50,000 तो ऑलवेज रहते ही है। 1,00,000 में से 50,000 तो आपके अकाउंट में ऑलवेज रहते ही है, बाकी 50,000 रुपये कभी आप निकाल रहे हो, कभी डाल रहे हो, कभी निकाले, कभी डाले, कभी निकाले। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा। लेकिन 50 की आप एक बार में ही, आप ऐसे नहीं कि 1,00,000 रुपये डाल दिए तो पूरे 1,00,000 निकाल लिए, नहीं। आप 10-20 डालते हो, 20-30 निकालते हो, 30-40 डालते हो, 20-30 निकालते हो, ऐसा कर रहे हो। लेकिन 50,000 तो ऑलरेडी मतलब हमेशा आपके अकाउंट में रहते ही है, तो इस 50,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। और जो आप इस 50,000 बचे बैलेंस को बार बार निकाल रहे हो, डाल रहे हो, बार बार निकाल रहे हो, डाल रहे हो, इस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो एवरेज आपके अकाउंट में जो एवरेज मनी पड़ा हुआ है, जो ऑलवेज आपके अकाउंट में रहता है, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस वाले को बोलते हैं, इसी वाले को बोलते हैं टाइम लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो पैसा आप छेड़ते नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे अकाउंट में 3,00,000 रुपए पड़े हैं, लेकिन मैं लेन देन केवल 10 की 20 की 10 की 20 की करता हूँ, 20-30 की करता हूँ, 2,50,000 मेरे अकाउंट में हमेशा होते ही होते हैं, तो मेरे को 2,50,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। और उसी पोर्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं? टाइम लायबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट विद बैंक। तो NM2 में एक तो आपका NM1 आएगा एज इट इज, और दूसरा आपका क्या आएगा? टाइम लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट विद बैंक।
उसके बाद आपका बच्चों आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब ये क्या बला है, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? तो आइए इसके लिए मैंने अलग से आपको लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देखो, जिस प्रकार हम बैंक में जाते हैं, बैंक में अपना पैसों को जमा करवाते हैं एफडी के नाम पे, कि मान लो मैंने बैंक में गया, मैंने बैंक को 1 लाख रुपए दिए और मैंने बोला कि बैंक भाई साहब प्लीज 1 लाख रुपए की मेरी एफडी कर दो 1 साल की, उससे पहले मैं पैसा नहीं निकालने आऊंगा, ठीक है, 1 लाख की मेरी एफडी कर दो और उस पर मेरे को इंटरेस्ट देते रहो। जिस प्रकार बच्चों एफडी होती है, उसी प्रकार आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी होता है जो बैंकों द्वारा इश्यू किया जाता है। लेकिन एफडी और सीडी में एक अंतर है। एफडी माने फिक्स्ड डिपॉजिट और सीडी माने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दोनों में एक अंतर है। वो अंतर क्या है बताऊंगा, लेकिन पहले पढ़ते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता क्या है। तो बोलता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ सर्टिफिकेट ऑफर्ड बाय अ बैंक that guaranteed payment of a specified interest until a maturity date। कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक सर्टिफिकेट है जो कि बैंक अपने कस्टमर को देता है कि मैच्योरिटी डेट पर मतलब एक निश्चित समय के बाद आपको एक प्रॉपर ब्याज मिलेगा आपके अमाउंट पे, और वो गारंटी आपको मिलेगा। सेम एफडी के अंदर होता है कि एफडी के अंदर भी मैच्योरिटी डेट पे एक निश्चित ब्याज मिलता है, और वो मिलता ही मिलता है। बैंक इस बात की गारंटी लेता है कि आपको 5%, 6% हम ब्याज देंगे। तो सेम होता है एफडी में, सेम होता है सीडी में। आगे बढ़ते हैं। लार्जर द अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट डिपॉजिट, जितना ज्यादा अमाउंट का आप सीडी करवाओगे, 1 लाख की सीडी, 2 लाख की सीडी, 3 लाख की सीडी, जितने लंबे समय करवाओगे, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, याद रखना उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा, उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये भी सेम एफडी हो गया। एफडी के अंदर भी जितने लंबे समय की एफडी, जितने बड़े अमाउंट की एफडी, उतना ज्यादा इंटरेस्ट। तो अब तक एफडी सीडी दोनों सेम चल रहे हैं, लेकिन अंतर क्या भैया वो बताओ। तो सुनो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज सेम एज एफडी। वो एफडी की तरह सेम है इंटरेस्ट के रूप में, कि दोनों में इंटरेस्ट लगभग सेम मिलता है। टाइम के रूप में कि दोनों में लगभग सेम टाइम में जमा कराते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अमाउंट भी कि दोनों में जो है अमाउंट भी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के आसपास होता है। मतलब इंटरेस्ट के रूप में, टाइम के रूप में, अमाउंट के रूप में एफडी सीडी सेम है। लेकिन आप बोलोगे एफडी अलग है, सीडी अलग है। हाँ, कुछ डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है एफडी और सीडी के बीच कि सीडी इज नेगोशिएबल, एफडी इज नॉट। सीडी इज नेगोशिएबल का मतलब है सीडी आपका ट्रांसफरेबल है। सीडी को आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो कि भाई मेरे पास एक सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, ये तू ले ले, मेरे को पैसे दे दे और तेरे को पैसा मिल जाएगा। एफडी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, एफडी आपके पास रहती है, एफडी नॉन नेगोशिएबल है, एफडी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगला, यू कैन नॉट टेक लोन अगेंस्ट सीडी बट यू कैन टेक लोन अगेंस्ट एफडी। अगर आपको पता हो तो आप अपने एफडी के ऊपर बैंक से लोन ले सकते हो, लेकिन सीडी के ऊपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के ऊपर आपको बैंक से कोई लोन नहीं मिलेगा। और आखिरी, सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कम से कम 1 लाख रुपए का करवाना पड़ता है, लेकिन एफडी में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 10,000 रुपए की एफडी भी करवा सकते हो। तो सीडी अलग है, एफडी अलग है, दोनों में अंतर भी चल गया पता। और सीडी होता क्या है तो आपको ये भी चल गया पता। तो अब जरा वापसी आ जाओ अपने NM2 पे। तो NM2 पे NM1 सेम आएगा, सेविंग डिपॉजिट का टाइम लायबिलिटी वाला पोर्शन भी आएगा, मैंने बता दिया। और NM2 के अंदर आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी आता है। उसके बाद आपका आता है टर्म डिपॉजिट। हाँ, अब ये है आपका एफडी वाला टर्म डिपॉजिट। ये कौन सा आपका एफडी वाला। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को मैंने अलग लिखा है और एफडी वाले को मैंने टर्म डिपॉजिट को मैंने अलग लिखा है। तो बोलता है कि जितनी भी बैंकों में क्या है टर्म डिपॉजिट, लेकिन कौन सी, विद एन ईयर, जो कि 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। मतलब वो एफडी जो 1 साल से कम की है उसको भी शामिल किया जाएगा। लेकिन इस एफडी के अंदर एफसीएनआर बैंक डिपॉजिट का पैसा नहीं आएगा। अब एफसीएनआर बैंक डिपॉजिट क्या होता है इसको भी बताओ। तो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर NM2 हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ये एफसीएनआर बैंक डिपॉजिट होता क्या है तो जरा समझो। ये मैंने आपको बता दिया, मैं अगेन बता रहा हूँ बेटा। इंडिया के जो लोग हैं अब वो बाहर रहते हैं, उनको बोलते हैं NRI, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन। मान लो कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, अब मेरी गर्लफ्रेंड बाहर रहती है, वो एक गोरे से पट गई, एक गोरे से वो पट गई। अब वो बाहर रहती है, वो क्या बन गई, वो बन गई NRI। लेकिन
मान लो उसका एक बैंक अकाउंट इंडिया में उसने ओपन करवाया अपनी सेविंग के लिए, ठीक है, इसको बच्चों बोलते हैं FCNR बैंक अकाउंट। इसे क्या बोलते हैं? FCNR बैंक अकाउंट। वो बाहर है, इंडिया की है, अब बाहर रह रही है, वो NRI बन गई है, उसने इंडिया में अपना एक अकाउंट ओपन करवाया FCNR बैंक अकाउंट, और अब वहां से वो पैसा उस अकाउंट के अंदर भेजती है, वो सेविंग करती है, वो अपने पैसों को सेव करती है और इंडिया में अपने पैसों को भेजती है। अच्छा याद रखना, वो डॉलर में भेजेगी तो अकाउंट में डॉलर में आएगा। FCNR के अंदर डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, वो डॉलर में भेजेगी तो यहाँ पे पैसा डॉलर में ही जमा होगा। और यह एक प्रकार का FD टाइप होता है कि यहाँ पे आप जमा करवा रहे हो पैसा सेविंग के लिए, और एक निश्चित समय के बाद आप अपने पैसों को निकाल पाओगे। ये FD की तरह होता है, बस फर्क कितना है, इसके अंदर पैसा NRI लोग जमा करवाते हैं जो बाहर रह रहे हैं, और पैसा इंडिया में जमा होता है, ठीक है। और FD की तरह होता है ये कि यहाँ पर भी पैसा आप एक निश्चित समय के बाद ही निकाल पाओगे, आप उससे पहले नहीं निकाल पाओगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ऐसे पैसे को अब मनी सप्लाई के अंदर शामिल नहीं करते। तो FD के अंदर देश में जितनी भी FD रखी है, उन सभी FD के अंदर वो वाली FD माइनस कर दो जो बाहर के NRI ने करवाई है। इट मीन्स केवल इंडियन की FD शामिल होगी, NRI की FD को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? इट इज अ टाइप ऑफ बैंक अकाउंट ओनली फॉर NRI। NRI के लिए FCNR फुल फॉर्म क्या इसकी? फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक डिपॉजिट। तो ये NRI के लिए एक फॉरेन करेंसी का अकाउंट है, ठीक है। दे कैन डिपॉजिट देयर फॉरेन करेंसी इन इंडियन बैंक फॉर सेविंग पर्पस। वो अपनी फॉरेन करेंसी को इंडियन बैंक में सेविंग के लिए जमा करते हैं। दिस टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज कॉल्ड FCNR अकाउंट, और इस प्रकार के बैंक अकाउंट को अपन लोग FCNR अकाउंट कहते हैं। द पर्सन डज नॉट नीड टू कन्वर्ट इट्स करेंसी इनटू इंडियन रुपी। उस व्यक्ति को जो NRI बन गया, मेरी गर्लफ्रेंड क्या बन गई? NRI बन गई, अब उसको डॉलर में कन्वर्ट करवाने की नीड नहीं, डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करवाने की नीड नहीं होती, सीधे डॉलर में जमा होगा पैसा। और यह एक प्रकार का FD अकाउंट है, किसके लिए? NRI के लिए। NRI एक प्रकार की इंडिया में FD करवा रहे हैं, तो ये भी FD हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि सारी FD आएगी जो कि एक साल के अंदर की है, लेकिन उन सभी FD के अंदर FCNR बैंक डिपॉजिट, वो वाली FD जो NRI ने इंडिया में कराई, उसको एक्सक्लूड कर देंगे, उसको शामिल नहीं करेंगे। समझ में आ गया? और ये आपका बच्चों बन गया NM2। तो NM2 के अंदर एक तो आपका NM1 आएगा, फिर सेविंग डिपॉजिट का वो वाला पैसा जो मेरे बैंकों में पड़ा हुआ होता है, जिस पे मेरे को मेन इंटरेस्ट मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? टाइम लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग अकाउंट, वो आएगा। तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो कि FD की तरह होता है लेकिन FD नहीं होता, दोनों में हल्का सा इंटरेस्ट है। और चौथा आपका FD आएगा, प्रॉपर FD आएगा, लेकिन उस FD के अंदर NRI वाली FD शामिल नहीं होगी। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? NM2। और NM2 के बाद हम किस पे आते हैं बच्चों? अपने NM3 पे, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट 3। अब NM3 क्या बोलता है? NM3 बोलता है कि इसमें NM2 आएगा एज इट इज, मतलब ऊपर वाला, ये सेम ऊपर वाला आ जाएगा एज इट इज, NM2 आएगा एज इट इज। अब इसमें क्या आएगा? टाइम डिपॉजिट विद मैच्योरिटी ओवर 1 ईयर। अब वो वाली FD टाइम डिपॉजिट, अगेन माने क्या? FD। अब वो वाली FD जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ऊपर है, वो वाली FD जो मैंने करवाई 1 साल से ऊपर के लिए, जो 1 साल बाद FD मेरी कंप्लीट होनी है, वो वाली आएगी। लेकिन अगेन इसके अंदर भी हम FCNR वाली डिपॉजिट को शामिल नहीं करेंगे। बेटा कितनी बार बोलूं, NRI का पैसा जो इंडिया में जमा है उसको मनी सप्लाई में शामिल नहीं करना। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? वो वाली डिपॉजिट जो 1 साल से ऊपर की है, और यहाँ पे क्या है? विद इन अ ईयर, जो 1 साल के अंदर की है। और प्लस NM2 में एक तो क्या आ गया आपका? टाइम डिपॉजिट जो 1 साल से ऊपर की है, NRI वाला पैसा हटा दो, और प्लस अब इसमें प्लस कर दो कॉल या फिर टर्म बोरोइंग बाय बैंकिंग सिस्टम। अब ये क्या नया वर्ड है? कॉल या फिर टर्म बोरोइंग बाय बैंकिंग सिस्टम, इसको जरा बताओ।
तो आओ इसको भी समझ लो, इसको भी लिखा है मैंने आप लोगों के लिए। देखो मैं बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल गहराई में जाके NM0, NM1, NM2, NM3 सब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। मेरा पर्पस ये नहीं है कि आपको पेपर के लिए ऊपर ऊपर से पढ़ाया, छोटी वीडियो बनाई और मैंने अपने व्यूज़ बढ़ा लिए। यहाँ पे मेरा पर्पस बस ये है कि इकोनॉमिक्स की आपको एक अच्छी नॉलेज देना, इकोनॉमिक्स में आपका करियर सेट करना, कि कल को अगर आप इकोनॉमिक्स पर अपना बनाना चाहो करियर, तो आपको बिल्कुल बेसिक से सारी बातें क्लियर हो। ऐसा ना हो कि ऊपर ऊपर से आपने पढ़ लिया, रट लिया, पेपर में पास हो गए। याद रखना, मेरे चैनल से तभी जुड़ना जब आपको इकोनॉमिक्स की अच्छी नॉलेज चाहिए। समझ में आ गया? चलिए, और अगर अच्छी नॉलेज मिल रही है, ठीक है, तो कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे कि हाँ समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं अगर आपको इस चैनल से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो। चलो भाई साहब, अब यहाँ पे मैंने बोला कि ये कॉल या टर्म बोरिंग क्या होता है, तो भैया आओ इसको भी समझते हैं, ठीक है। हम इसको कॉल बोरिंग बोल लो या कॉल मनी बोल लो, और ऐसे ही आपका टर्म बोरिंग या टर्म मनी होता है, ठीक है। अब ये कॉल बोरिंग, कॉल मनी क्या होता है, ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छे कॉन्सेप्ट क्या है मतलब, देखो ये कि मान लो मैं बैंक के पास गया और मैंने बैंक के पास बोला कि बैंक मेरे को पैसा दो और मेरे को दो कॉल मनी। बैंक ने बोला आपको कॉल मनी चाहिए, मैंने बोला हाँ मुझे कॉल मनी चाहिए। तो बैंक ने बोला आपको पता है कॉल मनी क्या होता है, मैंने बोला बताओ क्या होता है। तो बैंक ने बोला हम आपको जो उधार देंगे कॉल मनी के नाम पे, वो ऐसा उधार होगा कि आपको उसके ऊपर एक तो ब्याज देना पड़ेगा। मैंने बोला मुझे पता है, अगर मैं लोन लूँगा तो मेरे को ब्याज देना पड़ेगा। तो बैंक बोला सुन तो लो पूरी बात, आपको उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन उसमें एक शर्त है, मैं जब आपको कॉल करूंगा ना कि लाओ मेरे को मेरा पैसा दो, ये बैंक वाला बोल रहा है कस्टमर से, कि बैंक वाला बोलता है कि जब मैं आपको कॉल करूंगा ना लाओ मेरा पैसा मेरे को दो, आपको उसी समय पैसा लेके आना पड़ेगा। इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आज आप लोन ले गए और 1 महीने बाद जमा कराओगे पैसा, 1 महीने बाद लोन चुकाओगे, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद। अगर मैंने आज आपको पैसा दिया तो मैं आपसे कल कॉल करके पैसा मंगा सकता हूं और आपको मेरे को तुरंत पैसा देना पड़ेगा, आप मेरे को मना नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको इमीडिएटली पेमेंट करनी पड़ेगी और मैं आपको पहले से कोई नोटिस नहीं भेजूंगा या पहले से कोई कॉल नहीं करूंगा कि मेरे को उस तारीख को चाहिए पैसा। अगर मेरे को पैसे की नीड पड़ी तुरंत अभी, तो मैं अभी मंगा लूंगा। कॉल मनी में आपके पास केवल 1 दिन का टाइम होता है, मतलब अगर आज मैंने पैसा दिया तो बस आज छोड़ दूंगा, आज पैसा वापसी नहीं मांगूंगा, लेकिन कल मैं आपसे पैसा मांग सकता हूं, परसों मैं आपसे पैसा मांग सकता हूं, जब मेरा मन करेगा मैं तब आपसे पैसा मांग लूंगा और आपको इमीडिएटली पैसा पे करना पड़ेगा। और मैं आपको कोई नोटिस भी नहीं भेजूंगा, कुछ इन्फॉर्म भी नहीं करूंगा कि मैं पैसा मांगने वाला हूं, मैं तुरंत कॉल लगाऊंगा, तुरंत आपको पैसा पे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल मनी। इसे क्या बोलते हैं? कॉल मनी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म लोन, यह एक प्रकार का शॉर्ट टर्म लोन है विच इज ड्यू टू बी पेड इमीडिएटली इन फुल, जिसको अचानक ही आपको फुल पे करना पड़ेगा। जितना भी पैसा लिया है अगर बैंक वाला मांगेगा तो उसको आपको अचानक ही बैंक वाले को सारा का सारा तुरंत पैसा पे करना पड़ेगा। एज एंड व्हेन डिमांड बाय द लेंडर, और या फिर जब बैंक मांगेगा आपको तब पे करना पड़ेगा, ठीक है। कॉल मनी डज नॉट हैव अ डिफाइंड शेड्यूल ऑफ पेमेंट। कॉल मनी का कोई शेड्यूल नहीं है पेमेंट का कि किस तारीख को पेमेंट करनी है, कोई मैच्योरिटी की डेट नहीं है। जब मैं कॉल करूंगा तब आपको पैसा लेके आना पड़ेगा, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई मैच्योरिटी की डेट नहीं है। फर्दर मोर, इसके अलावा द लेंडर ऑफ द कॉल मनी नीड नॉट प्रोवाइड प्रायर नोटिस टू द बोरोवर अबाउट द रीपेमेंट। और लेंडर ऑफ द कॉल, जिसने पैसा दिया, उसको ये भी नीड नहीं है कि पहले नोटिस दे, सामने वालों को इन्फॉर्म करे कि भाई 2 दिन बाद उससे पैसा मांगूंगा, 3 बाद, नहीं, नोटिस देने की नीड नहीं है। मैंने जब कॉल किया, जब पैसा मांगा तब तेरे को लेके आना पड़ेगा। दैट इज योर कॉल मनी। और ऐसे ही आपका टर्म मनी होता है। कॉल मनी और टर्म मनी में बस एक अंतर है, कॉल मनी में बस 1 दिन का टाइम होता है। 1 दिन का टाइम मतलब आज का टाइम, कि अगर आज मैंने पैसा दिया तो बस मैं 1 दिन छोड़ दूंगा, मैं आज का दिन छोड़ दूंगा। आज आपसे वापसी नहीं मांग रहा, लेकिन मैं कल से आपसे पैसा जब चाहे तब मांग सकता हूं। टर्म मनी में क्या होता है? टर्म मनी बच्चों वो होता है जहां पर 14 डेज का टाइम होता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर आज मैंने आपको पैसा दिया
तो मैं 14 डेज तक पैसा आपसे बिल्कुल नहीं मांग सकता। 14 डेज के बाद जब मेरा मन करेगा मैं कॉल घुमाऊंगा और आपसे पैसा मांग लूंगा, दैट इज योर टर्म मनी। और कॉल मनी में क्या होता है, एक दिन का टाइम होता है। आज मैंने पैसा दिया तो बस आज नहीं मांगूंगा, मैं उसके अलावा आपका जब चाहे तब मांग सकता हूँ, ठीक है। तो जरा मेरी बात को समझो, वापसी आ जाओ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है NM3 में बैंकिंग सिस्टम ने, NM3 में बैंकिंग सिस्टम ने जो भी कॉल बोरिंग या टर्म बोरिंग दी है, जो भी कॉल बोरिंग या टर्म बोरिंग दी है NM3 में, उसको भी शामिल किया जाएगा। तो NM3 में NM2 आपका आएगा एज इट इज। उसके बाद FD आएगी, लेकिन वो जो 1 साल से ऊपर की है, ओवर 1 ईयर, और NRI वाला पैसा नहीं आएगा। और प्लस एक चीज और आएगी, कॉल मनी या टर्म मनी। होपफुली आपको अब अच्छे से आ गया होगा NM0 क्या है, NM1 क्या है, NM2 क्या है, NM3 क्या है। मैं चाहूंगा वीडियो पॉज करो और जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया? अगर आपको इनको नोट करना है तो आप जल्दी इसको भी नोट कर लीजिए। और आप इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए, नोट हो गया, ओके। अब हम बात करेंगे लिक्विडिटी एग्रीगेट्स के बारे में। तो वही आ गया कि आपको बताया था कि डॉक्टर YV रेड्डी के चेयरमैनशिप में, जो कि 1998 में हुआ था, तो उसके अंडर उस समय के देन मतलब क्या, उस समय के RBI के डेप्यूटी गवर्नर ने डॉक्टर YV रेड्डी की कमेटी बनी थी। उसमें कौन बैठे हुए थे, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। तो उस कमेटी में RBI के डेप्यूटी गवर्नर ने बोला कि सर किससे बोला, डॉक्टर YV रेड्डी से। वो चेयरमैन थे ना, वो काम थोड़ी करेंगे, वो तो बस सबको देखेंगे। उस समय RBI के गवर्नर ने बोला कि सर हम जो है मनी मॉनेटरी एग्रीगेट्स के अलग अलग मेजर लेके आए हैं, जिसको क्या बोला गया, NM0, NM1, NM2, NM3। डॉक्टर YV रेड्डी को अच्छे लगे, इसको अप्रूव कर दिया। और तभी उन्होंने बोला कि हम 3 लिक्विडिटी एग्रीगेट्स भी लेके आए हैं, दैट इज L1, L2, L3। तो उसी कमेटी में डॉक्टर YV रेड्डी के सामने RBI के गवर्नर ने डॉक्टर YV रेड्डी के सामने रिपोर्ट पेश करी और बोला सर NM1, NM0, NM1, NM2, NM3 भी है और L1, L2, L3 भी है। तो ये दोनों को हम जो है लेके आए हैं। तो आपने वो तो पढ़ लिए NM वाले, अब पढ़ते L वाले। तो L वाले मतलब लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि लिक्विडिटी एग्रीगेट्स का करेंगे मंथली कंपाइलेशन। क्या करेंगे, मंथली कंपाइलेशन की L1 और L2 की रिपोर्ट मंथली जारी करेंगे, जबकि L3 की रिपोर्ट क्वार्टरली कंपाइलेशन, इसको क्वार्टरली जारी किया जाएगा। इसको हर 3 महीने में इसको जारी करेंगे। अब L1 में क्या आता है, तो L1 में सबसे पहला आपका आएगा NM3। अब NM3 क्या है, अरे मेरे प्यारे बच्चे NM3 अभी आपने पढ़ा ना NM3, तो NM3 यस NM3 ये पूरा आएगा। तो L1 के अंदर क्या आएगा, L1 के अंदर आपका NM3 पूरा आएगा। उसके बाद आएगा पोस्टल डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस का पैसा। जो पैसा अब लिक्विडिटी एग्रीगेट्स में पोस्ट ऑफिस वाले को शामिल कर दिया। यस, मॉनेटरी एग्रीगेट्स में मतलब इन सब में, मॉनेटरी एग्रीगेट्स में इन सब में पोस्ट ऑफिस वाला पैसा नहीं था। पोस्ट ऑफिस वाले पैसों को लिक्विडिटी एग्रीगेट के अंदर शामिल किया। तो L1 में क्या आ गया जी, L1 में आपका आ गया पोस्ट ऑफिस वाला पैसा। लेकिन वही वाली बात, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को मनी सप्लाई का पार्ट नहीं मानते। लास्ट क्लास आपको मैंने बताया था, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इससे एक्सक्लूड किया गया, इससे बाहर रखा गया। तो NM3 में पोस्ट ऑफिस वाले पैसे को जोड़ दिया। ओके, फिर हमारा क्या आ गया L2। अब L2 में क्या आएगा, L2 में आपका L1 आएगा पूरा। L2 में आपका L1 क्या जाएगा, L1 आपका आ जाएगा पूरा जो आपने ऊपर पढ़ा। NM3 और पोस्टल डिपॉजिट पूरा क्या आपका ये L1 है, तो L1 आ गया पूरा। अब इसमें क्या आ गया, इसमें जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं,
वित्तीय संस्था है। बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो पैसों का लेन देन करते हैं, जैसे कि मैंने बोला IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने बोला HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मैंने बोला CDB, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब कि ये जो भी और बहुत सारे होते हैं, तो इन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो भी टर्म मनी है, टर्म मनी क्या होता है मैंने बता दिया। इन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो क्या होता है मैंने आपको बता दिया। और इन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो भी टर्म डिपॉजिट मतलब FD वाला जो पैसा होता है वो, इन तीनों को भी शामिल किया जाएगा। तो L1 के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का टर्म मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और FD वाला पैसा शामिल किया जाएगा। इन सबको जोड़ूंगा और इसमें मैं L1 जोड़ दूंगा तो मेरा L2 बन जाएगा। तो L1 भी हो गया, L2 भी हो गया। और इनका होता है मंथली कंपाइलेशन, इनको हर हफ्ते रिपोर्ट RBI जारी करता है। उसके बाद बच्चों क्या आता है आपका क्वार्टरली कंपाइलेशन। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने का, और उसमें क्या आता है, इसमें आपका L3 आता है और इसमें क्या आएगा, L3 निकालने के लिए आपका L2 हो जाएगा एज इट इज। जो L2 था वो क्या आ गया आपका एज इट इज। अब इसके अंदर आएगा पब्लिक डिपॉजिट मतलब जनता का पैसा, और जनता का पैसा कहाँ पे जमा है, बैंकों में नहीं, NBFI में। बेटा NBFI क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक को, जो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसों की लेन देन तो करते हैं लेकिन वो नॉन बैंकिंग है, उन्हें बैंक नहीं बोलते। बेटे मेरी बात सुनो, बैंक वो होता है जो 2 काम करे, एक तो लोगों के पैसों को जमा करना और नीड पड़ने पर लोगों को लोन देना। अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसों को जमा भी करता है और लोन भी देता है तो वो बैंक होता है। लेकिन कोई ऐसी संस्था जो केवल पैसे को जमा करे, लोन ना दे, या जो केवल लोन दे पैसे को जमा ना करे, उसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा मैंने मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड। अब मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड एक क्या है, NBFI है। लिखा मैंने बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ये एक प्रकार का NBFI है। आप इनके पास पैसा जमा कर सकते हो, आप इनके पास पैसा जमा कर सकते हो, लेकिन आपको उनसे लोन नहीं मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, तो पब्लिक डिपॉजिट हमने जो भी पैसा इनके पास जमा करवाया, NBFI फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस, हम अपना पैसा पोस्ट ऑफिस के अंदर भी जमा करते हैं। पोस्ट ऑफिस भी आपका क्या होता है, NBFI है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस केवल पैसे को जमा करता है, लोन नहीं देता। वो क्या आपका एक प्रकार का NBFI है। लेकिन उसको मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाला मैंने शामिल कर तो लिया, ऊपर पोस्ट ऑफिस वाला मैंने शामिल कर तो लिया, तो एग्जाम्पल में मैंने ये लिखा मुथूट फिनकॉर्प हो गया, आपका बजाज फाइनेंस हो गया। तो NBFI में जो हमारा पब्लिक का जो पैसा जमा है उसको शामिल कर लो और L2 जोड़ दो तो आपका L3 बन जाएगा। तो ये आपका L1 L2 L3, ये आपका L1 L2 L3 आपका आ गया लिक्विडिटी 1, लिक्विडिटी 2, लिक्विडिटी 3। होपफुली आपको लिक्विडिटी एग्रीगेट समझ में आ गए होंगे और मॉनेटरी एग्रीगेट भी पल्ले पड़ गए होंगे। तो यहाँ पे आपको हमने मॉनेटरी वाले पढ़ लिए NM0, NM1, NM2, NM3, लिक्विडिटी वाले पढ़ लिए L1 L2 L3। और मेरे ख्याल से बिल्कुल डीप में गहराई में जाके मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। अब बस आपका काम क्या है, इसको अच्छे से पढ़ना और इसको अच्छे से याद करना। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक समझ में आया हो, मैंने हर एक पॉइंट को डेप्थ के अंदर पढ़ाया है, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी करना है करें, लेकिन अच्छा करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।